हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। आज हम जीआईएस लेक्चर सीरीज की यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम नॉन स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। और इसके अंदर जो मेन टॉपिक रहेगा वो हमारे पास डीबीएमएस का रहेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में उसका इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना था कि क्या होता है हमारे पास डीबीएमएस। तो इस टॉपिक के अंदर, इस यूनिट के अंदर जो जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले रहेगा हमारे पास डेटा एंड इन्फॉर्मेशन की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है हमारे पास। फिर डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके बीच का रिलेशनशिप, ये इसके बेस पे भी क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी बनते हैं। कैटेगरिकल रिलेशनशिप देखेंगे तो उसमें जो 4 पॉइंट्स रहेंगे वो गेट एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पास, जो रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटाबेस देखेंगे और नॉन स्पेशल डेटा इन जीआईएस देखेंगे, ठीक है। डेटाबेस के अंदर रहेगा। उसके अलावा हम डेटा और इन्फॉर्मेशन जैसे पहले पढ़ेंगे वैसे ही जियोग्राफिक डेटा एंड जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। फिर हमारे पास जीआईएस डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास, डीबीएमएस, ठीक है। उसके अंदर 4 मॉडल्स रहेंगे, उन चारों को पढ़ेंगे। हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास मॉडल्स जो हैं, और हमारे पास जो मैंने पहले बात की रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव, ये 2 टॉपिक जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा हम देखेंगे नॉन स्पेशल डेटा क्वेरी, एसक्यूएल के बारे में देखेंगे। जैसे हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि क्वेरी के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, तो उस क्वेरी लैंग्वेज को देखेंगे हम इसके अंदर। उसके अलावा जो अदर टॉपिक्स हैं जैसे बफरिंग, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नेबरहुड फंक्शन है। उसके बाद ओवरले का टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मॉडलिंग नेटवर्क्स। तो ये हम सभी जीआईएस के यूनिट 3 के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये यूनिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस रहता है। छोटा सा डिफरेंस रहता है। तो ये जो डेटा और इन्फॉर्मेशन होता है वो दोनों इंटरचेंजेबली होते हैं, लेकिन दोनों के डिफरेंट कॉन्सेप्ट रखते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे डेटा के बारे में बात करते हैं तो डेटा इज डिफाइंड एज ए बॉडी ऑफ फैक्ट्स और फिगर्स विच हैव बीन गैदर्ड सिस्टमेटिकली फॉर वन और मोर स्पेसिफिक पर्पज। तो जैसे हमने एक्वेशन ऑफ डेटा देखा था कि हम क्या कलेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। मान लीजिए जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, एक तरीके से जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में जो चीज़ें हैं, उसके करेक्टरिस्टिक के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी हमारे पास फैक्ट और फिगर्स हैं जिनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी पर्पज़ के लिए, वो हमारे पास डेटा है। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या है, जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जिस फॉर्म में हमें उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर वो किसी रिसिपिएंट के लिए मीनिंगफुल हो जाता है हमारे पास कि हाँ, उसको इस इंफॉर्मेशन का यूज करके वो अपना प्रोसेसिंग करके आउटपुट निकाल सकता है। तो डिफरेंस सेम है, जो भी डेटा रहेगा उसको अगर हम प्रोसेस कर देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो डेटा की हम बात कर रहे थे, सिंपल है। जो भी फैक्ट और फिगर्स रहते हैं उनको हम सिस्टमेटिकली गैदर कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, वो डेटा कहलाता है। डेटा इज ए प्लूरल एंड इन ए ब्रॉड सेंस इट कैन इंक्लूड थिंग्स सच एज पिक्चर्स, programs and rules. Informally, data are the things we want to store in database. तो डेटा को हम स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। डेटा जो है काफ़ी फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकता है, जैसे लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस में नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया, डेट हो गया, ओनरशिप हो गई। सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस में हो सकता है, ठीक है, जैसे ट्रैफिक साइंस हो गए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सिग्नल्स के फॉर्म में होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। तो ये सब भी जो एक्वेशन होता है डेटा कहलाता है हमारे पास। वहीं अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज डेटा विच हैव बीन प्रोसेस्ड इनटू ए फॉर्म दैट इज मीनिंगफुल टू ए रिसिपिएंट। तो जब कोई भी डेटा को प्रोसेस करने के बाद मीनिंगफुल हो जाए किसी भी रिसिपिएंट के लिए, जिससे कि वो अपना प्रोसेस करके एनालाइज करके आउटपुट निकाल सकता है, वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। एंड इज ऑफ परसीव्ड वैल्यू इन करेंट और प्रोस्पेक्टिव डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में वो हेल्पफुल होता है इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास। इट इज डेटा दैट मेक इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर वन पर्सन एंड सेम इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी यूजफुल फॉर टू अनदर पर्सन। तो जो भी हमारे पास उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आउटपुट निकाल रहा है, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पज का और डिफरेंट ऑपरेशंस फॉलो करके वो अपना आउटपुट निकाल रहा है। तो वही अगर हम दूसरे पर्सन के लिए बात करते हैं तो वही सेम इन्फॉर्मेशन जो है दूसरे के लिए हेल्पफुल नहीं भी हो सकती है, क्योंकि उसको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, या फिर हो सकता है उसका आउटपुट डिफरेंट हो। तो वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो एक के लिए यूज़फुल हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे पर्सन के लिए भी यूज़फुल रहे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज ओनली यूजफुल टू इट्स रिसिपिएंट्स व्हेन इट इज़ रेलिवेंट। अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास
यूजफुल होनी है तो उसके लिए उसको रेलिवेंट होना चाहिए, जैसे कि हैज़ इंटेंडेड पर्पस एंड अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिक्वायर्ड डिटेल। डिटेल हमारे पास फुल होनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन की। उसके अलावा वो रिलायबल, एक्यूरेट और वेरीफाइबल होना चाहिए। ठीक है, बाई इंडिपेंडेंट मीन्स अप टू डेट और टाइमली होना चाहिए, मीन्स पर्पज पे डिपेंड करता है कि कितना इन्फॉर्मेशन उसकी टाइमली और एक्यूरेट होनी चाहिए। कंप्लीट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, चाहे उसके एट्रीब्यूट की बात करें, चाहे हमारे पास कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन की बात करें। इंटेलिजिबल होना चाहिए हमारे पास, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिबल बाई इट्स रेसिपिएंट्स। उसके अलावा हमारे पास कंसिस्टेंट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन विद अदर सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कन्वीनियंट और इजी टू हैंडल होनी चाहिए, एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड होनी चाहिए हमारे पास। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन के यूजफुल होने की फुल कैपेसिटी है, जब वो रेलिवेंट, रिलायबल हो, एक्यूरेट हो, वेरीफाइबल हो, अप टू डेट हो, कंप्लीट हो, इंटेलिजिबल हो, कंसिस्टेंट हो, कन्वीनियंट हो, एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड हो। तो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट रखती हैं। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन जो होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे जीआईएस हो गया, उसका हमारे पास सिंपल है कि डेटा जो अवेलेबल रहता है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर हमारे पास ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है, जो एनालाइज और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, डेटा हम कलेक्ट करते हैं लेकिन उसको कन्वर्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, जो कि एक यूजफुल और रेसिपिएंट के लिए यूजफुल होती है। ठीक है, जैसे कन्वर्जन क्या होता है हमारे पास, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट रहेगी रिसिपिएंट की या जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट रहती है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल मे बी फ्रॉम वन यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू अनदर, लाइक किलोमीटर टू सेंटीमीटर, और फ्रॉम वन फीचर क्लासिफिकेशन टू अनदर। कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है, जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उसके बेसिस पर। ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारे पास, it involves the process of organizing or reorganizing data according to database management rules and procedures and can be assessed cost effectively. उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चरिंग है कि इट रिप्रेजेंट द फॉर्मेटिंग और रीफॉर्मेटिंग ऑफ डेटा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज भी करता है, रीऑर्गेनाइजिंग जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उसके बेस पर करता है, वैसे स्ट्रक्चरिंग मतलब फॉर्मेट जो उसको चाहिए डेटा का उसके रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो दैट इट कैन बी एक्सेप्टेबल टू ए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो कि जीआईएस के अंदर यूजफुल हो। उसके अलावा मॉडलिंग होती है। मॉडलिंग के क्या है कि इट इंक्लूड्स द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा दैट इम्प्रूव यूजर्स नॉलेज बेस एंड इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग। तो मॉडलिंग जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन से हमें प्रोवाइड होती हैं। जो प्राइमरी फंक्शन होता है जीआईएस का, जो भी आप डेटा इंसर्ट करते हो वो पहले इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, ऑर्गेनाइज होता है, स्ट्रक्चरिंग होती है, उसकी मॉडलिंग होती है, उसके बेसिस पे आप जो है डिसीजन तक पहुंच पाते हो। डेटा एक्चुअली में क्या है, डेटा नॉट प्रॉपरली कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड आर ए बर्डन रादर देन एन एसेट टू एन इन्फॉर्मेशन यूजर। तो अगर हम डेटा को अच्छे से कलेक्ट नहीं करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट रहती है वो डेटा के अंदर अवेलेबल नहीं होता है, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके भी उसको बर्डन के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि वो यूजफुल नहीं रहता है हमारे पास। ठीक है, तो प्रॉपरली कलेक्ट होना चाहिए डेटा और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड भी होना चाहिए हमारे पास, जिससे कि ईजिली वो एक इंफॉर्मेशन के लिए एसेट और यूजर के लिए भी एक एसेट के तौर पर काम करे। ठीक है, अब हम डेटाबेस के बारे में समझ लेते हैं कि डेटाबेस, तो जैसे हमें पता है जो भी डेटा है उसके स्टोर के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए हमारे पास डेटाबेस की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है जो कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और प्रॉपरली मैनेज्ड होना चाहिए। तो database, before discussing the non-spatial data structure, it is required that you should know about the database. Let us discuss the concept of database in here. The concept of database in the approach to information organization and computer based data processing. तो डेटाबेस देखते हैं कि क्या होता है कि डेटाबेस इज डिफाइंड एज एन ऑटोमेटेड, फॉर्मली डिफाइंड एंड सेंट्रली कंट्रोल्ड कलेक्शन ऑफ परसिस्टेंट डेटा यूज्ड एंड शेयर्ड बाय डिफरेंट यूजर्स इन एन एंटरप्राइज। तो बेसिकली जो भी डेटा होता है उसको प्रॉपरली कलेक्ट करना, उसके बाद उसको सेव करना, मतलब रिट्रीवल ऑफ डेटा बहुत इजीली हो जाए, जो कि डिफरेंट यूजर्स उसको यूज कर सकें, वहाँ पर शेयर कर सकें। द टर्म सेंट्रली कंट्रोल्ड, हमने जैसे बोला सेंट्रली कंट्रोल्ड होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, फॉर्मली डिफाइंड एंड सेंट्रली कंट्रोल्ड कलेक्शन होना चाहिए डेटा का। तो जो सेंट्रली कंट्रोल्ड का मीनिंग है कि डेटाबेस इज टेंड टू बी फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द different computer systems in the same time at different location. A database is set up to serve the information needs of an organization. तो हमारे पास जो भी डेटाबेस है हमारे पास, वहाँ पर बहुत सारे डेटा अवेलेबल है और डिफरेंट यूजर्स आते हैं, इसको यूज करते हैं अपना, और फिर
हमारे पास उसको फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए जैसे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो काफ़ी बर्डन भी रहता है, स्पेस की रिक्वायरमेंट भी रहती है हमारे पास। और फिर ये जो यूजर्स रहते हैं उस डेटा को यूज करके अपना आउटपुट फाइंड आउट करके फिर चले जाते हैं। तो वही अगर हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, तो ये डेटा बाहर रहेगा और फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहेगा कंप्यूटर में। तो जो भी जीआईएस यूजर रहेगा वो इसको एक्सेस कर सकता है हमारे पास, ठीक है। तो वो चीज़ आगे देखेंगे। सेंट्रली कंट्रोल का मतलब बताया यहाँ पे कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें सेम टाइम पे डिफरेंट लोकेशंस पे फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए डेटा, ठीक है। ये डेटाबेस इज सेटअप टू सर्व द इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट रहती है वो इन्फॉर्मेशन उनको सर्व करनी चाहिए। The sharing of data is the key of concept of database. Data in the database are described as permanent in the sense that they are different from transient data such as input to and output from an information system. तो जो भी डेटा अवेलेबल है हमारे पास डेटाबेस के अंदर वो परमानेंट है, क्योंकि वो डिफरेंट लोकेशंस पे अवेलेबल है हमारे पास एट सेम टाइम, ठीक है। जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे कि द डेटा यूजुअली रिमाइंड इन द डेटाबेस फॉर ए कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम ऑल्दो द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटा कैन चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली। तो डेटाबेस के अंदर डेटा जो है हमारे पास फ्रिक्वेंटली चेंज भी किया जा सकता है। द यूज ऑफ डेटाबेस डज नॉट मीन द डिमाइज ऑफ द डेटा फाइल। डेटा इन अ डेटाबेस आर स्टिल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड एज डेटा फाइल्स। तो जो रिक्वायरमेंट रहती है बस उस डेटा को यूज करता है यूजर या रिसिपिएंट जो भी होता है, ठीक है। और फिर जो बाकी डेटा है वो वहाँ पर ऐसे ही स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज होता है वहाँ पर। द यूज ऑफ डेटाबेस रिप्रेजेंट अ चेंज इन द परसेप्शन ऑफ डेटा, mode of data processing and purpose of using data rather than the physical storage of the data. Everyday human activities produce data and most of these data are managed in the database, क्योंकि लार्ज अमाउंट के लिए डेटाबेस की रिक्वायरमेंट रहती है। कन्वेंशनली डेटाबेसेस स्टोर ओनली नॉन स्पेशल एंटिटी, बट इन जीआईएस दीज नॉन स्पेशल डेटा कैन बी कन्वर्टेड एज ए स्पेशल डेटा। तो जीआईएस के अंदर हमारे पास स्पेशल डेटा के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है नॉन स्पेशल एंटिटी जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर की जाती हैं। जैसे अब क्रिएटिंग देख लेते हैं डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए डेटाबेस इज गाइडेड बाय द रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा दैट टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। इसमें 4 स्टेप्स होंगे जो कि इजी स्टेप्स रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसका डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले स्टेप रहेगा हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले स्टेप नहीं रहेगा, सॉरी, ये तो सबसे पहले हमारे पास डेटा इन्वेस्टिगेशन रहेगा। ये डिजाइन और स्टेप जो है वो लास्ट स्टेप्स रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसी के बेसिस पे डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है। इज गाइडेड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा डेट टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। जो भी हमारे पास डेटा स्टोर किया जाना है हमारे पास डेटाबेस के अंदर उसके रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है कि डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहेगा। Database design process involves the identification and expression of these relationships and implementation of the database by setting up a new structure for these relationships within the chosen database software. अब 4 स्टेप्स की बात कर लेते हैं सिंपली, जिससे कि इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा वहाँ पर डेटा इन्वेस्टिगेशन के, जो भी डेटा है उसके रिलेशनशिप के बारे में हमें समझना पड़ेगा, उसी के बेस पर वहाँ पर डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले दिस स्टेप इन्वॉल्व डेटा इन्वेस्टिगेशन। इट इज द फैक्ट फाइंडिंग स्टेज ऑफ द डेटाबेस क्रिएशन। हियर द टास्क इज टू कंसिडर द कि डेटा का टाइप क्या है, क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर क्वालिटी क्या है डेटा की, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये फैक्ट फाइंडिंग है पहला स्टेप। इंक्लूडिंग डेटाबेस, जो भी हमारे पास डेटाबेस के अंदर इंक्लूड करना है डेटा को। द नेचर ऑफ एंटिटीज एंड एट्रीब्यूटेड इज डिसाइडेड। तो उसी के बेस पर जो भी एट्रीब्यूट्स रहते हैं उसको डिसाइड किया जाता है। स्टेप 2 के यहाँ पर इट कंप्राइजेज ऑफ डेटा मॉडलिंग। दूसरा वहाँ पर डेटा मॉडलिंग रहता है। सबसे पहले डेटा इन्वेस्टिगेशन, दूसरा डेटा मॉडलिंग है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ डेटा बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि डेटा के रिलेशनशिप के बेसिस पे यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। दूसरे स्टेप में हम वही चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि जो भी डेटा अवेलेबल है वहाँ पर उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, एंटिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बीच का जो भी हमारे पास रिलेशनशिप है उसको एग्जामाइन करते हैं, ठीक है। तो डेटा मॉडलिंग के अंदर आता है। स्टेप 3 में हमारे पास डेटाबेस डिजाइन आता है। तो ये स्टेप 2 है हमारे पास, ठीक है। डेटा मॉडलिंग ये हमारे पास जैसे डेटा इन्वेस्टिगेशन स्टेज स्टेप 1 था, सिमिलरली यहाँ पर कैन बी कैरिड आउट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली रहता है हमारे पास डेटा मॉडलिंग, ठीक है।
थर्ड स्टेप हमारे पास डेटाबेस डिजाइन है। डेटाबेस डिजाइन का मतलब क्या है कि प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए प्रैक्टिकल डिजाइन फॉर डेटाबेस। द डिजाइन विल डिपेंड ऑन द डेटाबेस सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड एंड इट्स डेटा मॉडल। जब हम डेटा को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, मॉडलिंग कर लेते हैं, मतलब रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमारे पर डिजाइन किया जाता है डेटाबेस उसी के बेसिस पर। द डिजाइन विल डिपेंड ऑन द डेटाबेस सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड एंड इट्स डेटा मॉडल। तो मॉडलिंग के बाद डेटा मॉडल पर डिपेंड करता है। उसके अलावा हमारे पास सॉफ्टवेयर जो यूज किया जाता है डिजाइन के लिए, उस पर डिपेंड करता है डेटाबेस का डिजाइन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द लॉजिकल डिजाइन फॉर द डेटाबेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डेटा मॉडलिंग स्टेज इनटू ए डिजाइन ऑफ फॉर द चूजन डीबीएमएस। ठीक है, तो लॉजिकल डिजाइन से हम कन्वर्ट करते हैं चूजन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिस पर डिजाइन किया जाता है डेटाबेस। फील्ड नेम्स हो गया, टाइप हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये सभी डिसाइड किए जाते हैं वहाँ पर डेटाबेस डिजाइन के अंदर। इन प्रैक्टिस डिजाइन विल बी ए कॉम्प्रोमाइज टू फिट द डेटाबेस डिजाइन मॉडल विद चूजन डीबीएमएस। ठीक है, स्टेप 4 जो लास्ट स्टेप रहता है वो यहाँ पर डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन, विच इज द प्रोसीजर ऑफ पॉपुलेटिंग द डेटाबेस विद एट्रीब्यूट डेटा, एंड दिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय मॉनिटरिंग एंड अनकीप इंक्लूडिंग फाइन ट्यूनिंग, मॉडिफिकेशन एंड अपडेटिंग। तो एट्रीब्यूट डेटा के साथ हमारे पास क्या है, पॉपुलेट किया जाता है, जो भी प्रोसीजर रहता है हमारे पास। और ये जो स्टेप है वो हमारे पास मॉनिटर किया जाता है, मतलब फॉलो किया जाता है मॉनिटरिंग और अनकीप के बाद। जैसे कि हमारे पास मॉडिफिकेशन अपडेटिंग हो गया, तो उसके बाद हमारे पास डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो 4 स्टेप्स रहते हैं वहाँ पर। डेटा का इन्वेस्टिगेशन रहता है, उसके बाद मॉडलिंग रहता है, उसके बाद हमारे पास डिजाइन रहता है डेटाबेस का, उसके बाद हमारे पास डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन रहता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप चाहिए होते हैं यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। दूसरा टॉपिक है हमारे पास रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव और डेटाबेस, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैटेगरिकल रिलेशनशिप्स हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में गेट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अच्छे से समझेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं रिलेशनशिप्स रिप्रेजेंट एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब्स द लॉजिकल एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज। तो जो भी हमारे पास रिलेशनशिप है या फिर लॉजिकल रिलेशनशिप है हमारे पास, जो भी डेटा के अंदर एंटिटीज है उनके बीच की लॉजिकल एसोसिएशन को डिस्क्राइब करता है हमारे पास रिलेशनशिप। रिलेशनशिप 2 तरीके से हो सकते हैं, कैटेगरिकल जो कि स्पेशल रहता है हमारे पास, ठीक है, डिपेंडिंग मतलब कि सॉरी ये कैटेगरिकल हो सकता है और स्पेशल हो सकता है हमारे पास। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे डिस्क्राइब लोकेशन और अदर करेक्टरिस्टिक्स। अगर लोकेशन है तो स्पेशल है और दूसरे करेक्टरिस्टिक्स हैं तो हमारे पास कैटेगरिकल रहेगा। सबसे पहले कैटेगरिकल रिलेशनशिप देख लेते हैं एंटिटीज के बीच में। ठीक है, these relationships describe the association among individual features in a classification system. The classification of data is based on the concept of scale of measurement. तो इसमें हमारे पास जो कैटेगरिकल रिलेशनशिप है जो कि अदर करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेगा, वो डिफाइन करता है हमारे पास स्केल ऑफ मेजरमेंट के बेसिस पे, मतलब उसके कॉन्सेप्ट पे कि कितने स्केल पे हमारे पास उनके बीच का रिलेशनशिप है। 1 to 5 मान लीजिए, तो हमारे पास कितने स्केल पर है, 4 पर है, 3 पर है, तो वो सभी हम 4 टाइप्स रहते हैं हमारे पास, 4 क्लासिफिकेशन है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉमिनल है, फिर ऑर्डिनल है, इंटरवल है और लास्ट में हमारे पास रेशियो रहेगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हर एक लाइन हर एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। तो नॉमिनल जो रिलेशनशिप रहता है वो क्वालिटेटिव होता है, नॉन न्यूमेरिकल रहता है, नॉन रैंकिंग स्केल पर रहता है, जो कि क्लासीफाई करता है इंट्रिंसिक अंदर के करेक्टरिस्टिक्स को। एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि मान लीजिए कोई भी लैंड यूज क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो पॉलीगन है हमारे पास पूरा लैंड यूज क्लासिफिकेशन का। अब इसमें से हमारे पास कितना इंडस्ट्रियल एरिया है, कितना कमर्शियल है, कितना रेजिडेंशियल है, वो सारी चीज़ें हमारे पास उसके बेसिस पे अगर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, तो ये क्वालिटेटिव बेसिस हो गया। क्वांटिटी नहीं पता है हमें कितनी है, बट हमें ये पता है कि इसमें से इंडस्ट्रियल एरिया है, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर एग्रीकल्चरल है, पब्लिक है, इंस्टीट्यूशनल है, ये सभी का लैंड यूज क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो नॉन न्यूमेरिकल है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है वहाँ पर, नॉन रैंकिंग स्केल है, कोई रैंक नहीं दी जा रही है वहाँ पास। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन लैंड यूज क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो नॉमिनल के अंदर आता है। अगर हम ऑर्डिनल की बात करते हैं तो ये भी एक नॉमिनल स्केल है, लेकिन इसके अंदर रैंकिंग रहती है विच डिफ्रेंशिएट फीचर अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर ऑर्डर। तो ऑर्डर रहेगा जब हमारे पास रैंकिंग रहेगी 1 to 10 के अंदर। ठीक है, तो जैसे हमने नॉमिनल की बात की थी, ऑर्डिनल हमारे पास क्या है, नॉमिनल स्केल है लेकिन रैंकिंग के साथ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। वैसे ही इंटरनल और रेशियो का भी लिंकिंग रहेगा, वो भी हम देखेंगे।
ठीक है, हर एक चीज़ जो है एक दूसरे से लिंक रहेगी। सबसे पहले आपने नॉमिनल देखा जिसका कोई लिंक नहीं है, क्वालिटेटिव है, नॉन न्यूमेरिकल है, नॉन रैंकिंग स्केल है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल वो है हमारे पास नॉमिनल स्केल है विद रैंकिंग्स, जो कि पर्टिकुलर ऑर्डर को डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, फीचर्स को पर्टिकुलर ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, हमने देखा था लैंड यूज क्लासिफिकेशन में इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल था, एग्रीकल्चरल, पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल था। तो इसके अंदर जो रेजिडेंशियल लैंड है वो हमारे पास लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी अगर हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं कि सबसे पहले क्या है, हमारे पास लैंड यूज क्लासिफिकेशन हुआ डिफरेंट, हमारे पास इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल हो गया। मान लीजिए ये हमारे पास रेजिडेंशियल है और इसी को अगर हम क्लासीफाई कर देते हैं लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी और मीडियम डेंसिटी के बेसिस पर, मतलब डेंसिटी के बेसिस पर रैंकिंग हमने प्रोवाइड की जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बेसिस पर है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और नॉमिनल था जब हम उसको रैंकिंग नहीं कर रहे थे। ठीक है, सिर्फ क्वालिटेटिव नेचर था हमारे पास। थर्ड है हमारे पास इंटरवल, जो कि ऑर्डिनल स्केल है। ऑर्डिनल मतलब कि रैंकिंग हम प्रोवाइड करेंगे विद न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेस पे अगर हम उसको रैंकिंग करते हैं, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि विद रेफरेंस टू एन आर्बिट्रेरी डेटम, कोई फिक्स नहीं होगा, आर्बिट्रेरी डेटम के रेफरेंस पे हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरवल क्लासिफिकेशन रहेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो रीडिंग जो रहेगी डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगी, आर मेजर्ड विद रेफरेंस टू एन आर्बिट्ररी जीरो, जीरो के रेफरेंस में रहती है। अब यहाँ पे ये जो जीरो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 20 डिग्री है या फिर -18 डिग्री है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे पास। ठीक है, तो ये तीनों टेम्परेचर है। अब इसमें तीनों का मतलब पता चल रहा है, ये कूल है हमारे पास, ये हॉट है ये हमारे पास, और ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई टेम्परेचर नहीं है। यहाँ का मतलब है हमारे पास कि कूल टेम्परेचर है, मतलब कि 0 डिग्री तो हमारे पास कूल में आता है। तो यहाँ पर जो जीरो रेफरेंस है, जो आर्बिट्रेरी जीरो हमने टेम्परेचर के केस में लिया, मतलब ये कुछ ना कुछ पर्पज रखता है हमारे पास। इंटरवल के अंदर क्या है कि ये जो रेफरेंस आर्बिट्रेरी डेटम है वो जीरो नहीं होके कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने टेम्परेचर के केस में देखा, ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब जीरो जो वैल्यू है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर टेम्परेचर नहीं है, वहाँ पर मतलब टेम्परेचर है और वो कूल नेचर में आता है हमारे पास। तो ये क्या है, वहाँ पर इंटरवल रिलेशनशिप रहता है। फोर्थ हमारे पास रेशियो रहेगा जो कि इंटरवल का रिलेटेड रहेगा। जैसे हमने इंटरवल में रैंकिंग प्रोवाइड की विद न्यूमेरिकल वैल्यू, डेटा मेजर्ड विद रेफरेंस टू एन एब्सोल्यूट डेटम। जैसे कि आर्बिट्ररी डेटम था हमारे पास इंटरवल के अंदर, और यहाँ पे हम जो रेफरेंस देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं रैंकिंग में, वो एब्सोल्यूट डेटम के साथ करते हैं। एब्सोल्यूट डेटम का मतलब है कि अगर यहाँ पे जीरो है किसी भी रेफरेंस में, तो वहाँ पे मतलब है कि कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। टेम्परेचर के केस में डेटा अवेलेबल था। तो एब्सोल्यूट डेटम के साथ रेशियो रहेगा और आर्बिट्ररी डेटम के साथ इंटरवल रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रेनफॉल डेटा रिकॉर्डेड इन मिलीमीटर विद रेफरेंस टू एन एब्सोल्यूट जीरो। 0 रेनफॉल का मतलब है कि वहाँ पर रेनफॉल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये 4 तरीके के कैटेगरिकल रिलेशनशिप्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और गेट एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। सबसे पहले फिर से नॉमिनल देख लेते हैं। नॉमिनल क्वालिटेटिव था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑर्डिनल था, उसके बाद हमारे पास इंटरनल था, और फिर हमारे पास रेशियो था। तो अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। NYR, तो एन के अंदर हमारे पास सिर्फ क्लासिफिकेशन था क्वालिटेटिव। ठीक है, कोई रैंकिंग नहीं थी। ऑर्डिनल के अंदर हमारे पास लो डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी, हाई डेंसिटी, उसके बेसिस पे हमारे पास रैंकिंग थी, जो कि क्वांटिटेटिव नहीं थी। हमारे पास कोई ग्रेड नहीं दिया जा रहा था हमारे पास। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो दी गई वो इंटरवल में दी गई, जो कि आर्बिट्रेरी डेटम के साथ थी। और रेशियो के अंदर वहाँ पर एब्सोल्यूट डेटम के साथ था, मतलब जीरो का मतलब जीरो है, आर्बिट्रेरी में जीरो का मतलब कुछ ना कुछ डेटा टेम्परेचर के केस में था। ठीक है, तो 4 तरीके के कैटेगरिकल रिलेशनशिप हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। तो कैटेगरिकल रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन रैंकिंग आर हायरार्किकल और टैक्सोनॉमिक इन नेचर, which means that data are classified into progressively different levels of detail. Data in the top level are represented by limited, broad, basic
category data in each basic category are then classified into different subcategories. Subcategories can be further classified into another level if required. Classification of descriptive data is typically based on categorical relationship. तो ये एक हायरार्की हो गई यहाँ पर कि पहले एक डेटा रहेगा फिर वो फर्दर क्लासिफाइड रहता है हमारे पास, ठीक है। अगर आप देखोगे तो फर्दर क्लासिफाइड रहता है। तो ये सभी क्या एक कैटेगरिकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्पेशल रिलेशनशिप था हमारे पास दूसरा टाइप का रिलेशनशिप जैसा जो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स और लोकेशन इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दीज रिलेशनशिप डिस्क्राइब द एसोसिएशन अमंग डिफरेंट फीचर्स इन स्पेस। स्पेस का मतलब है लोकेशन, ठीक है। स्पेशल रिलेशनशिप्स आर विजुअली डिस्प्लेड व्हेन डेटा रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफिकल फॉर्म। देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप पॉसिबल अमंग फीचर्स। रिकॉर्डिंग स्पेशियल रिलेशनशिप इम्प्लिसिटली डिमांड्स कंसिडरेबल स्टोरेज स्पेस। तो इसके लिए वहाँ पर स्टोरेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है क्योंकि लोकेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। कंप्यूटिंग स्पेशल रिलेशनशिप्स ऑन द फ्लाई स्लो डाउन डेटा प्रोसेसिंग पार्टिकुलरली। ज़्यादा स्टोरेज चाहिए मतलब डाटा का अमाउंट जो है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो स्लो डाउन कर देता है प्रोसेसिंग को। इफ रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंटली देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप सच एज टोपोलॉजिकल एंड प्रॉक्सिमल। टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप क्या है जो कि डिस्क्राइब करता है प्रॉपर्टी ऑफ परसिस्टेंसी, कनेक्टिविटी एंड कंटेनमेंट ऑफ कंटिन्यूअस फीचर्स। और वहीं प्रॉक्सिमल रिलेशनशिप क्या शो करता है प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजनेस ऑफ नॉन कंटिन्यूअस फीचर। तो टोपोलॉजिकल मतलब कि जो कंटिन्यूअस फीचर्स हैं उनके बीच की एडजेंसी को डिफाइन करता है हमारे पास। और प्रॉक्सिमल रिलेशनशिप क्या है नॉन कंटिन्यूअस फीचर्स का क्लोजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो स्पेशल रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जियोग्राफिकल डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉडलिंग। तो ये स्पेशल रिलेशनशिप होता है वो प्रोसेसिंग और मॉडलिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वहाँ पर लोकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा स्ट्रक्चर इज टू फाइंड ए वे डेट विल हैंडल स्पेशल रिलेशनशिप विद द मिनिमम स्टोरेज एंड कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि हमारे पास स्पेशल डेटा के लिए लार्ज स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहती है और हमारे पास जो प्रोसेसिंग है डेटा का वो भी स्लो डाउन रहता है क्योंकि क्वांटिटी जो अमाउंट रहता है इसका साइज जो रहता है वो हाई रहता है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव रहता है वही है कि इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से हो कि मिनिमम स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहे और हमारे पास प्रोसेसिंग भी काफ़ी ईजिली हो जाए। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप था स्पेशल रिलेशनशिप। तो हमने दो इस रिलेशनशिप देखे, एक कैटेगरिकल और एक स्पेशल रिलेशनशिप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी डाउट है हमें आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।